हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो ये एक बहुत अच्छा सेशन है और आई विश कि आप इसका लाभ उठाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है हमारे आपके बीच, ये है भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, आपको बताना है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। अच्छा, इसकी प्रकृति न्याय योग्य है, न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। यहां हम इस पे बात करें, क्वेश्चन आंसर्स पे थोड़ा सा कुछ चीजें आपको समझनी चाहिए। जैसे आपकी परीक्षाओं में ये देखा गया है, मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, जो आप विद्यार्थी अपने अपने अनुभव हमसे शेयर करते हैं, ज़्यादातर विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनसे गलतियाँ इसलिए नहीं होती कि उनको सही उत्तर नहीं पता था। बहुत सारे ह्यूमन एरर होते हैं जिनका आप शिकार हो जाते हैं। तो कुछ सर्टेन प्रैक्टिसेस हैं जो आपको बिल्डअप करनी चाहिए। सबसे पहले चीज़, जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, अपने हाथ में एक पेंसिल रखें और जो ये प्रश्न पढ़ा तो पहला चीज ही क्या पूछ रहा है, कथन सही है। कई बार दिमाग में सही है सही नहीं है, तो सही है सही नहीं है, इस तरीके के कई सारे प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में होते हैं। दिमागी है, तमाम सारा प्रेशर होता है आपके वक्त। तो कई बार आपने पता चला लगातार 2-3 प्रश्न आपसे पूछ लिया, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं, और एक पूछ लिया कौन सा सही है, तो आप उसी झोंक में, उसी क्रम में आप उसको भी पढ़ लेते हैं सही नहीं है, और एक आसान सा प्रश्न गलत हो जाता है। तो पहली चीज तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आए तो जरूर इस बात को हाईलाइट कीजिए कि वो पूछ क्या रहा है, सही पूछ रहा है या सही नहीं है वो पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। तो यहां आपको बताना है विच वन इज ट्रू। एक तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, पहले क्या होता था, पहले की जब परीक्षाओं में, कि आपके सामने प्रश्न होते थे और 4 विकल्प होते थे और आपको बताना होता था कि विच वन इज करेक्ट। अभी भी क्वेश्चन की प्रकृति वैसी ही है कि प्रश्न है और 4 विकल्प हैं, आपको बताना है कौन सा सही। लेकिन अंतर क्या है पहले के और अब के प्रश्नों में, कई सारे प्रश्न आपके पास ऐसे आते हैं आपके सामने जिसमें वो चारों ही ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं, बहुत ही क्लोज। और कई बार तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सही होते हैं। आपको बताना है विच वन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट, सबसे उपयुक्त कौन सा है। तो इस बात को भी समझने के लिए कोई हड़बड़ी मत रखिए, चारों विकल्प जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए, क्योंकि हो सकता है कि उसमें से चुनाव आप ऐसा ना हो कोई गलत विकल्प चुन लें कि आपने पहला पढ़ा, हाँ हाँ ये तो सही है, बिल्कुल सही है, और फिर दूसरे वाले में लगा वो ज्यादा सही है ना। अगर सही सारे ही सही हैं और उसमें से एक चुनना है तो द मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा है, इस तरीके का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहां आपको सावधानी ये बरतनी है कि बिल्कुल भी जल्दीबाजी मत कीजिए कि आपने फटाफट पहला ही ऑप्शन कुछ मान लीजिए सही मिला और आपने टिक लगाया और आगे बढ़ गए। रुक के एक बार जरूर पढ़ लीजिए ताकि आप ह्यूमन एरर से बचेंगे, और बाकी प्रैक्टिसेस इज द की। तो यहां हमको बताना है कि ये जो 4 कथन दिए गए हैं इसमें से कौन सा कथन सही है। तो यहां आपको क्या बताना है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव जो था, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, वही जाके अंतोगत्वा क्या कहता है, उद्देशिका बना। ये सही है या नहीं सही है, ये आपको अपने मन में सोचना है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है, आप टिक लगाते चलिए। इसकी प्रकृति, इसकी जो प्रकृति है ये न्याय योग्य है, ये जस्टिशिएबल, न्याय योग्य नहीं है। देखिए, न्याय योग्य नहीं है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर होता न्याय योग्य है तो ये गलत हो जाता। प्रस्तावना जस्टिशिएबल नहीं है कोर्ट में, आप इसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, नहीं, बिल्कुल किया जा सकता। आपको मालूम है कि 42वां संविधान संशोधन किया गया है 1978 में, सॉरी 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ है। और 42वां संविधान संशोधन
1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। आपको मालूम है कि उसी के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो ये वाला कथन सही नहीं है। फिर है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है और ऐसा लगता है कि उद्देशिका उससे सहमत नहीं है तो क्या उस प्रावधान को रद्द कर सकती? नहीं, ऐसी शक्ति उद्देशिका की नहीं है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि उद्देशिका विधायिका का स्रोत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। संविधान की शक्ति का स्रोत जरूर है, दोनों में अंतर है कि संविधान आखिर, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति के रूप में अगर मेरा मूल्यांकन करें, किसी या गांधी जी का उदाहरण ले लीजिए, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर गांधी जी का मूल्यांकन किया जाए तो उनको शक्ति कहां मिलती? क्योंकि उनको मालूम है कि वो सच बोल रहे हैं, तो सत्य निष्ठा उनकी एक शक्ति का स्रोत था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गांधी जी की जो भी बातें होंगी सब सर्वमान्य होंगी, सारे लोग उससे सहमत हो जाएंगे। तो ये दोनों दो बातें, वो सच बोलते हैं, ये उनका निजी व्यक्तित्व है और निजी उपलब्धि है और इस बात के लिए उनकी प्रतिष्ठा है, उनकी तारीफ की जाती। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उनका सत्य सभी का सत्य हो, सभी उससे सहमत हो। ठीक है, लोगों की परिस्थितियां, लोगों की विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। इसी तरीके से संविधान की शक्ति का स्रोत प्रस्तावना है। मतलब संविधान की शक्ति का स्रोत तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हमने पढ़ा है, वहां से आप उसको समझ पाते हैं कि उसका उल्लेख करती है प्रस्तावना की संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, उल्लेख बताती है कि वो वी द पीपल ऑफ इंडिया है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं निकालना चाहिए कि विधायिका की भी शक्ति का स्रोत है। हाँ, विधायिका को प्रेरित जरूर करती है, विधायिका को ये प्रेरणा मिलती है कि जब भी वो कानून बनाएगी तो इन मूल्यों का ख्याल रखेगी जो प्रस्तावना में निहित है। लेकिन आपको मालूम है ये जस्टिशिएबल नहीं है तो बाध्यकारी भी नहीं है। कहां चला गया? बोला ना। ठीक, तो जो ये प्रश्न है इसमें जो सही विकल्प है वो 1, 2 और 4 ही सही हैं। ये तीसरा वाला गलत होगा, तो 1, 2 और 4 ये बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो आपको ध्यान रखना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये उसी का अंग्रेजी वर्जन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये तो हमने कर ही लिया। चलिए अब आइए निम्नलिखित कथन, ये भी एक बड़ा खतरनाक किस्म का क्वेश्चन आता है, कथन कारण। तो इसको भी, ये बेसिकली इस प्रश्न का जो उद्देश्य है वो आपकी समझ को चेक करना है कि क्या आपने केवल फैक्ट्स रटे हैं या तथ्यों को समझा भी है। तो एक अधिकारी के रूप में मैंने आपको, अगर आपको याद होगा एकदम वेरी फर्स्ट क्लास जब हम बात कर रहे थे कि क्या पर्पस है, तो हमने समझा था कि वो एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव करना चाहते हैं जो क्या विकल्पों में से सही विकल्प चुन सकता है। मैंने आपको बताया था कि हमारे आपके जीवन में हर क्षण, रोजाना ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जिस दिन हमको निर्णय न लेना हो, जिस क्षण हमको निर्णय न लेना हो। वो बिस्तर से उठने से लेकर खाने पीने हर चीज में हमारे सामने तमाम सारे विकल्प होते हैं और उस विकल्प में से एक चुनाव हम करते हैं और वही सही विकल्पों का जो समुच्चय है वो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है। तो एक ऑफिसर के रूप में ये बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप सही विकल्पों का चुनाव करें और इसी गुण का जांच करने के लिए आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है वहां पर कि आपके सामने आप क्या तब उत्तर दे पाते हैं जब आपके सामने सही विकल्प हैं। मतलब कई सारे विकल्प, उसमें सही विकल्पों का चुनाव कर पाने की स्थिति में हैं आप। और ऐसे में ये कथन कारण वाले जो प्रश्न हैं ये बहुत अच्छे से इस बात को एग्जामिन कर लेते हैं कि आपने वाकई तथ्यों को समझा है या नहीं। तो आइए साथ में मिलकर करते हैं। यहां जो असर्शन है, जो कथन है, वो क्या कहता है? राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उसका सर्वोत्तम सारांश हमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। ठीक है, दिस इज अ स्टेटमेंट। आपको अगर प्रीएम्बल वाली पहली क्लास याद होगी तो आपको वो मदद करेगा। हमने बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, फिर भी जो स्टेटमेंट्स हमने इस्तेमाल किए थे वो आपको मदद करेगी। चलिए,
तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नेहरू जी ने प्रेजेंट किया वो असल में क्या था कि जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमने जितनी सारे संघर्ष किए थे उसका एक सारांश था, ठीक है, कि उसका एक एक्सट्रैक्टेड एस्पेक्ट था कि आखिर ये वो चीजें थी जिनको लेकर हम संघर्षरत थे। अब देश का संविधान बनाने की तैयारी हो रही है तो क्या उसको शामिल किया जाए? ऑफ कोर्स किया जाए। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में यही कह रहा है। अब आते हैं कारण। उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था और सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया था। तो क्या लगता है जनता, क्या होगा ये? इसमें जो विकल्प है कि ए और आर दोनों सही हैं, मतलब असर्शन रीजन दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत, ए गलत है किंतु आर सही। तो विच वन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट? ये क्वेश्चन ही अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हमने, जब आपको याद होगा प्रीएम्बल की क्लास हम कर रहे थे तो हमने समझा था कि जो हमारा नेचर ऑफ स्टेट है, जो राज्य की प्रकृति है, वो किन बातों से तय हो रही थी। वो तय हो रहा था कि किस तरीके से क्या कहते हैं, हम अपने संविधान को प्रकृति तैयार करेंगे। हम एक संप्रभु होंगे, सॉवरेन होंगे, हम सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये सब हमने समझा था। तो हमने समझा था कैसे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरणा मिली थी। तो ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट तो सही भी है। अब ये है कि क्या आर इसकी सही व्याख्या करता है? उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था और सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को। इसका मतलब कि इसको अगर हम एक लाइन में पढ़ें मिलाकर, सबसे अच्छा तरीका है असर्शन रीजन सॉल्व करने का। असर्शन रीजन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इन दोनों ही स्टेटमेंट को एक स्टेटमेंट बना दीजिए। तो देखिए बनता है कि नहीं बनता है, तो ए ऑप्शन सही है, नहीं फिर अकॉर्डिंगली जैसा है। तो आप देखिए ये संविधान सभा में लाया गया, उसका सर्वोत्तम सारांश जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है और साथ ही साथ ये संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था और सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया था। ये भी बिल्कुल ठीक है और ये उसकी सही व्याख्या करता है। इसलिए जो सही विकल्प होगा वो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अच्छा, वही अंग्रेजी में है। अब आ जाइए द नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों की झलक प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? ये बहुत जरूरी है कि ये फाइंड आउट करें। तो कौन सा कथन सत्य है? भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों की झलक प्रस्तावना में मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती है? ठीक है, बिल्कुल मिलती है, एकदम सही कथन है। और प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज थे हिदायतुल्लाह जी, उन्होंने भी कहा था और एक लंबे से स्टेटमेंट में के एम मुंशी ने भी कहा था। लेकिन आत्मा का जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ये पारित हुआ। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। तो आपको बताना कौन सा सच है। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सीधा सीधा फैक्चुअल डिटेल का क्वेश्चन था। अब आ जाइए अच्छा, वही इंग्लिश में है। द फोर्थ क्वेश्चन, प्रस्तावना के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए यही मैं कह रहा था कि लगातार सत्य 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 पूछ रहा है, एक असत्य आ गया तो हम लोग कई बार वही उसी क्रम में पढ़ जाते हैं। ये कई बार गड़बड़ी हो जाती है, इस बात का ख्याल रखना है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं। तो है कि नहीं है? बिल्कुल है, हम इनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ये सही है। प्रस्तावना में वर्णित शब्द शासन के आधारभूत सिद्धांत हैं। बिल्कुल, अगर हमारी प्रकृति और हमारा उद्देश्य है तो गवर्नेंस जब भी डिसाइड होगा तो प्रस्तावना के जो तत्व थे
कि हमारी संप्रभुता का हनन न हो, हमारी समाजवादी पंथ निरपेक्षता का, हमारे लोकतंत्र के खिलाफ कोई ऐसी नीति निर्माण न हो जाए। इस बात का भी ख्याल रहे कि सबको सामाजिक आर्थिक न्याय मिले तथा सबके पास एक लिबर्टी मिली हो, चाहे उनके बिलीफ की हो, उनके विचारों की हो। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। तो उन सभी मूल्यों का शासन के आधारभूत सिद्धांत ऑफ कोर्स है, ये भी सही है। प्रस्तावना में उल्लेखित सिद्धांतों पर नागरिकों की पूर्ण आस्था नहीं है। अरे नहीं नहीं, ये तो गलत है। पूर्ण आस्था है। आखिर प्रस्तावना का जो सोर्स ऑफ पावर है उसमें आप क्या लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमने ये सारा संविधान खुद को ही समर्पित किया है। ये बात की घोषणा हम तो प्रस्तावना में ही करते हैं। तो ये कहना कि नागरिकों की पूर्ण आस्था नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है। और डी ऑप्शन, इसके आधार पर सामाजिक आर्थिक विषमताओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो हमको बताना है असत्य कौन सा है, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर हो रही है बात? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, वही अंग्रेजी में है। आ जाइए द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? ये तो हमने कई बार पढ़ लिया। ये तो बहुत ही सीधा सीधा फैक्ट्स है कि which words of the preamble were added in preamble in 42nd amendment। तो वो समाजवादी है, पंथ निरपेक्षता है, ठीक है, और एक अखंडता शब्द भी है, तो वो यहां मिसिंग है। तो 1 और 3 है जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये पहले से था, ये प्रभुत्व संपन्न पहले से ही प्रस्तावना था, और ग्राम स्वराज ये बाद में 73वें संविधान संशोधन से ये जोड़ा गया। मतलब ग्राम पंचायत, बेसिकली ग्राम स्वराज कहना तो ठीक नहीं है। तो 2 सही है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन 1 समाजवादी और पंथ निरपेक्षता, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सीधा सा फैक्चुअल डिटेल का क्वेश्चन था। अब आ जाइए प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से क्या अर्थ है, कि ये जो सॉवरेन मीन्स व्हाट। ठीक है, द वर्ड मेंशन इन प्रियम्बल, द सॉवरेन, द वर्ड सॉवरेन मेंशन इन प्रियम्बल, व्हाट इट मीन्स, उसका एकदम से क्या मतलब है। तो आते हैं विकल्पों पर देखते हैं। एक ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक क्या कहते हैं, किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। हाँ जी, ये बिल्कुल है। ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष आंतरिक रूप से पूर्ण स्वतंत्र किंतु बाह्य रूप से प्रभावित हो, नहीं, गलत। ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष आंतरिक तथा बाह्य सत्ता से प्रभावित हो, नहीं, गलत। उपयुक्त में से कोई नहीं, नहीं, एक तो है, तो ये भी गलत। तो यहां सही विकल्प केवल ए है। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न का मतलब हमने क्या समझा था, एबिलिटी टू टेक आवर डिसीजंस बाय ओन, चाहे हमारी इंटरनल पॉलिसीज हो, एक्सटर्नल पॉलिसीज, आंतरिक नीतियां, बाह्य नीतियां, हम आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से स्वतंत्र हों। किसी भी बाह्य शक्ति का, किसी भी एक्सटर्नल फोर्सेस का कोई इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। बहुत डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया था। तो जो गिवन ऑप्शन है इनमें से ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, ये 7वां प्रश्न है हमारे बीच में। ये क्या कह रहा है, प्रस्तावना में वर्णित पंथ निरपेक्षता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रस्तावना में वर्णित पंथ निरपेक्षता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, राज्य का अपना कोई निजी धर्म नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है। हमको बताना है कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है। तो राज्य का अपना कोई निजी धर्म नहीं होता, स्टेट हैज नो रिलीजन, वेरी ट्रू। नागरिकों को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने और उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है, यह भी बिल्कुल ठीक बात है।
ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल आपने पढ़ा है फंडामेंटल राइट में? आर्टिकल 25 में ये बात कही गई है। ठीक है, ये तो प्रेम्बल में ही कही गई है कि हम एक सेक्युलर स्टेट है, पंथ निरपेक्ष है, और सेक्युलर का मतलब ही होता है वेयर द स्टेट हैज नो रिलीजन। अच्छा, राज्य किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित कर सकता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर हम सेक्युलर हैं तो प्रोत्साहित कैसे करेगा? वो सभी धर्मों के साथ समभाव रखेगा, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। हमारा देश तो सर्वधर्म समभाव की बात करता है। ठीक है, धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव है, बिल्कुल सच बात है। तो हमें बताना है कौन सा सत्य है। तो हम क्या कहते हैं, पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा गलत है। तो पहला, दूसरा और चौथा, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से आप स्वयं का भी मूल्यांकन कर रहे होंगे और मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग बिल्कुल सही आंसर का चुनाव कर रहे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग ये रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, तो आपसे साइमल्टेनियसली हम कोई डायलॉग स्टैब्लिश नहीं कर पाते, कोई संवाद नहीं हो पाता इसी वक्त। लेकिन फिर भी मैं आपसे फिर वही बात कहूंगा, अगर आपको लगे कि नहीं किसी बात को लेकर कोई भी डाउट है तो जरूर डोंट हेजिटेट टू शेयर। ठीक है, जरूर बताइए हमें। 8वां प्रश्न है हमारे बीच। 8वां प्रश्न, प्रस्तावना में भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया है, ठीक बात है। इस संदर्भ में कौन सा कथन इसकी पुष्टि नहीं करता? ठीक है, नहीं करता मतलब असत्य है। तो राज्य का मुखिया निर्वाचित राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। राज्य का मुखिया जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। कंफ्यूज नहीं होना, ये देखिए ट्रिकी स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही है लेकिन इनडायरेक्ट। हम अभी प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास हम प्रेसिडेंट शुरू करेंगे तो ये डिस्कस करेंगे। तो इनडायरेक्टली वो जनता के द्वारा ही निर्वाचित होता है, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये सही है, ये भी सही है। राज्य के मुखिया की नियुक्ति वंशानुगत होती है, नहीं जी ये गलत है। अगर ये होता तो रिपब्लिक ही नहीं होते। रिपब्लिक का मतलब ही होता है वेयर द हेड ऑफ स्टेट विल बी इलेक्टेड बाय पीपल, जहां देश का मुखिया जनता के द्वारा चुना जाए। तो ये गलत है। गणराज्य के सभी नागरिक समान होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसमें सी ऑप्शन गलत है, नहीं गलत ही पूछ रहा है, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो 8वें प्रश्न का सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 9th वन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय प्रस्तावना, आपको याद होगा हम बात कर रहे थे लिबर्टी, वो वाला कॉलम बताना है आपको। विचार की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, यस दिस इज देयर। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यस ऑफ कोर्स ये भी है। उपासना की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, ये भी है। धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, अगर देखिए यहीं पर अंग्रेजी ट्रांसलेशन का की जरूरत पड़ती है अगर यहां ध्यान रखिएगा, अगर इस धर्म का अंग्रेजी ट्रांसलेशन रिलीजन है तो ये गलत विकल्प है। अगर इसको फेथ कहा है तो ये सही है। तो एक बार इसका अंग्रेजी वाला ट्रांसलेशन देख लेते हैं, क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखिए रिलीजन है तो ये गलत ऑप्शन है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो हम वही बात कर रहे थे कि विचार की स्वतंत्रता बिल्कुल है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल है, धर्म की स्वतंत्रता, रिलीजन की स्वतंत्रता नहीं बात की गई है। यहाँ है विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आस्था की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। कई बार आस्था की स्वतंत्रता की जगह धर्म की स्वतंत्रता कई सारी जगहों पे लिखा रहता है तो कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन यहाँ आस्था मतलब फेथ से है, ना कि रिलीजन से है। ठीक है, तो यहाँ रिलीजन वर्ड ये गलत है, ये नहीं है।
तो विश्वास की स्वतंत्रता ये बिल्कुल है। तो हमें बताना है कौन सा उल्लेख किया गया है। तो 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 3 और 1, 2, इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? वो विकल्प नहीं है। तो ध्यान रखना है, देखिए ध्यान रखना है, ये धर्म की स्वतंत्रता, फेथ की स्वतंत्रता है। अगर यहां हम इसको फेथ वर्ड लिखा होता तो हम मान लेते कि ये डी ऑप्शन सही है, लेकिन यहां कुछ प्रश्नों के उसमें ध्यान रखना है। बाकी इस तरीके से चीजों को समझने की आवश्यकता है आपको। हमने जो बात समझी वो बिल्कुल ठीक है। आ जाइए अगला प्रश्न। The 10th one, लोकतंत्र से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जहां सरकार, अब देखिए यहां लिखा नहीं है लेकिन यहां ये ट्रू ही पूछ रही है, जहां सरकार क्या होती है? जनता द्वारा निर्वाचित होती है। बिल्कुल लोकतंत्र का यही मतलब है। ठीक है, अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, ये गलत में उत्तरदायी होती है। अगर भारत की बात करें तो जो क्या कहते हैं मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये अकाउंटेबल होती है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। और लोकसभा कौन है? जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों का सदन है। तो बिल्कुल उत्तरदायी होती है। तो ये कहना उत्तरदायी नहीं है, ये गलत है। एक निश्चित अंतराल के पश्चात निर्वाचित होती है, बिल्कुल सही बात है। जनता को स्वतंत्रता पूर्वक तथा न्यायपूर्ण तरीके से मतदान का अधिकार प्रदान करती हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो हमको बताना है कौन सा सही है। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर है?